स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। दोपहर के 3 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बुलेटिन में बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्तव्य पथ की करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा बनकर तैयार है। पीएम मोदी कल इसे देश को समर्पित करेंगे। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जाने वाला राजपथ और इंडिया गेट के इर्द गिर्द वाला पूरा इलाका रीडेवलप कर दिया गया है। इसे ही सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का नाम दिया गया है। आजादी से पहले इसे किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद किंग्सवे का नाम बदलकर राजपथ कर दिया गया और अब इसका नाम कर्तव्य पथ रखने का फैसला किया गया है। एनडीएमसी ने राजपथ का नाम बदलने का प्रस्ताव पास भी कर दिया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे वो कैसा दिखता है, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें नए सेंट्रल विस्टा की हैं। तस्वीरें देखकर आप इसकी भव्यता का अंदाजा लगाइए। कर्तव्य पथ के दोनों तरफ से वॉकवे नए सिरे से डेवलप किए गए हैं। पुरानी जंजीरों को दुरुस्त करके नया लगाया गया है। इसी तरह इंडिया गेट के आसपास के एरिया को भी रीडेवलप किया गया है। पूरे इलाके में 4000 से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। इनमें से 140 नए पेड़ हैं तो 191 पेड़ अभी लगाए जाने बाकी हैं। रीडेवलपमेंट के दौरान 47 से ज्यादा पेड़ों को हटाकर नई जगह शिफ्ट किया गया है। पार्किंग की जगह जो पहले थी ही नहीं, उसकी जगह नई पार्किंग बनाई गई है। गणतंत्र दिवस की परेड भी राजपथ से होकर गुजरती है। ये तस्वीरें आपने पहले भी देखी होंगी। इसे देखने के लिए भी राजपथ के दोनों तरफ व्यवस्था की गई थी, उसे और बेहतर किया गया है। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ेंगे तो राजपथ के पैरेलल नहरें हैं। इन कैनाल्स को रिडेवलप किया गया। पार्क में टहलने के लिए अलग से पाथ बनाए गए। कैनाल्स की तस्वीरें देखिए जिनके ऊपर ब्रिज बनाए गए हैं। ये वॉक करने वाले ब्रिज हैं। आप कैनाल्स को ब्रिज के जरिए पार कर सकते हैं। इन कैनाल्स को क्रॉस करने के लिए कुल 16 ब्रिज बनाए गए, 16 पुल बनाए गए। यानी अब अगर आप इंडिया गेट के लॉन्स पर वॉक करना चाहें तो इर्द गिर्द आपको खूबसूरत नजारे भी दिखेंगे। वो नजारे किस तरह के होंगे, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। आप इंडिया गेट जाएंगे तो आप इन्हीं तस्वीरों से रूबरू होंगे, इस तरह के नजारों से रूबरू होंगे। और मॉर्निंग वॉक, साइकिलिंग करने के लिए, इवनिंग वॉक करने के लिए एक बेहतरीन जगह भी इसे कहा जा सकता है। अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल में मर्ज करने के बाद इंडिया गेट भी बदल चुका है। अब राजपथ पर सैर का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग हो जाएगा और इसका नया नाम भी होगा जिसे कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। मैं अपने सभी कॉलीग्स का धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन सब ने मिलकर ये आज फैसला लिया। और इस फैसले के पीछे जो इतिहास है वो भी आपको बताना चाहती हूँ कि इतिहास है कि इस जगह का नाम पहले किंग्सवे होता था और दूसरी जो सड़क है जो इससे मिलती है उसका नाम क्वींसवे होता था। तो क्वींसवे को बदलकर आज़ादी के बाद जनपथ किया गया, लेकिन जो किंग्सवे था उसका नाम राजपथ कर दिया गया। उसका सही मायनों में राज की जो विचार था उसको नहीं बदला गया। लेकिन आज़ाद भारत में जब लोकतंत्र का माध्यम हमने सरकारी तौर पर चुना तो जो हम सबकी प्रेरणा है वो प्रेरणा जो है वो अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के चलते दिल्ली का इंडिया गेट पिछले 20 महीने से आम लोगों के लिए बंद था, लेकिन अब परसों से इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस 20 महीने में इंडिया गेट और उसके आसपास का एरिया कितना बदल गया है, देखिए इंडिया गेट के सामने से संवाददाता गौनिका अरोड़ा की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है और कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट से इसका उद्घाटन करेंगे। हम इस वक्त आपको टॉप एंगल व्यू दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जिसका कल उद्घाटन होगा कितना खूबसूरत दिखाई देता है। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये पूरा वो विजुअल है जो कि बहुत ही खूबसूरत इस वक्त यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये दरअसल इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की तरफ जब आप आते हैं तो ये पूरा रास्ता जिसे पहले राजपथ कहा जाता था और आज इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इसी कर्तव्य पथ के आसपास के लगभग 3.92 किलोमीटर के एरिया में ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें तमाम भवन यानी कि नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इसके अलावा उपराष्ट्रपति का निवास, इसके साथ साथ आसपास जो भवन, रेल भवन, शास्त्री भवन, इसके अलावा हैदराबाद हाउस, जामनगर हाउस, ये तमाम भवनों का भी रीडेवलपमेंट किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल इस
कर्तव्य पथ के आसपास के हिस्से का रीडेवलपमेंट किया गया है, जिसमें कि आसपास के इंडिया गेट के आसपास के एरिया के लॉन्स, इसके अलावा जो वॉकिंग पाथ है उन्हें रीडेवलप किया गया है। आसपास के पूरा ग्रीन कॉरिडोर उसको दोबारा से रीडेवलप किया गया है। ये सारी खूबसूरत तस्वीरें आपको विजुअली तो दिखाई दे रही हैं, अब हम आपको सीधे यहाँ से दिखा रहे हैं और परसों से आप इस खूबसूरत सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का खुद से आनंद ले पाएंगे, जब ये सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कल प्रधानमंत्री नरेंद्र नमस्कार, कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं। अगले 150 दिन राहुल इंडिया में रहने वाले हैं। 3,500 किलोमीटर का सफर करने वाले हैं। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरने वाले हैं। राहुल के साथ इस यात्रा में 100 से ज्यादा कांग्रेसी भी हैं, जिसमें लगभग हर वर्ग और हर राज्य के लोगों को शामिल किया गया है। पद यात्रा करने वाले नेताओं को भारत यात्री नाम दिया गया है। कांग्रेस 2024 में बीजेपी के खिलाफ अपने संगठन को दोबारा खड़ा करने के मकसद से इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या राहुल 2024 का विकल्प बन पाएंगे? और बड़ी बात यह भी कि क्या राहुल 150 दिन लगातार इंडिया में रहेंगे और यात्रा पूरी करेंगे? तमाम सवाल हैं। बीजेपी कह रही है कि भारत पहले से ही एकजुट है। राहुल को यात्रा पाकिस्तान से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि भारत को तोड़कर पाकिस्तान बनाया गया था। सुनिए क्या कह रही है बीजेपी। भारत तो डिवाइड हो गया 1947 में। अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है तो राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करना सही है। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा? भारत तो जुड़ा हुआ है, खंडित क्या हुआ? पाकिस्तान ही खंडित हुआ। तो इसीलिए मैं राहुल गांधी को सलाह देता हूं कि भारत जोड़ो कार्यक्रम आप पाकिस्तान में लेके जाइए। राहुल की यात्रा को लेकर आज एक सलाह उनके पुराने साथी रामदास अठावले ने भी दी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का कहना है कि भारत जोड़ने के लिए मोदी जी हैं। राहुल को कांग्रेस जोड़ने पर ध्यान देना चाहिए, भारत तोड़ने पर नहीं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो आंदोलन करने के बजाय, यात्रा करने के बजाय कांग्रेस जोड़ो ऐसी यात्रा करनी चाहिए। देश को जोड़ने के लिए हम लोग हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी है, और राहुल गांधी जी देश को जोड़ने के लिए नहीं, देश को तोड़ने के लिए अपनी यात्रा कर रहे हैं। देश में विवाद पैदा करने के लिए मतलब रैली निकाल रहे हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है। तो आज कुरुक्षेत्र में हम इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे। हमारा सवाल, भारत तो एकजुट है, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा किस लिए? सवाल यह भी 2024 में मोदी के खिलाफ राहुल होंगे विपक्ष का चेहरा। सवाल यह भी, कांग्रेस की भारत जोड़ो या फिर ईडी से परिवार बचाओ यात्रा है। राहुल की भारत जोड़ो, नीतीश का विपक्ष एकजुट, किसके दांव में ज्यादा दम नजर आता है? और एक और सवाल यह कि राजनीतिक दलों के सियासी टूर से मोदी के खिलाफ क्या मोर्चा बन पाएगा? मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। संबित पात्रा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। चरण सिंह सापरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है आपका। चरण सिंह जी, डिबेट की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। बीजेपी लगातार ये कह रही कि कांग्रेस बचाओ यात्रा है और राहुल को रीलॉन्च करने की यात्रा है, लेकिन राहुल की लॉन्चिंग बार बार फेल हो जाती है, इसलिए कांग्रेस को हर बार इस तरह की यात्रा करनी पड़ती है। चरण सिंह जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के जो ओछे वक्तव्य है उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये एहसास हो चुका है कि जब 3,570 किलोमीटर और 150 दिन की यात्रा ये पूरी होगी और इस यात्रा के दौरान जो जन संवाद जो कांग्रेस पार्टी का बढ़ेगा, उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से तकलीफ होने वाली है। इसीलिए इस तरह की ये स्टेटमेंट देना चाहते, देश का नैरेटिव जो है वो श्री राहुल गांधी जो देश की जनता के मुद्दे हैं उस पर ले जाना चाहते हैं, ये उस देश के नैरेटिव को बदलना चाहते हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का नैरेटिव ये है कि जो जनता की समस्याएं हैं, जो आज जुमलों का और झूठ का बोलबाला है, जिस तरह से इन्होंने युवाओं के साथ में वादा खिलाफी की, इन्होंने वादा किया कि 2 करोड़ नौकरियां हम प्रतिवर्ष देंगे और फिर वो वादा नहीं पूरा किया और वादा खिलाफी हुई। उसी तरह से पेट्रोल डीजल के भाव देख लीजिए, या फिर जो जीवन आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगी है, आज हर वस्तु, दूध है, दाल है, दही है, आटा है, चावल है,
हर चीज, खाने का तेल है, सीएनजी है, पीएनजी है, एलपीजी है, हर चीज के कीमतों के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। अब ऐसे वक्त के अंदर जब कांग्रेस पार्टी संसद में चर्चा करना चाहती है तब ये संसद में मौका नहीं देते, तब संसद में मात्र 25 मिनट कांग्रेस पार्टी को मिलते हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को यह उदयपुर में तय करना पड़ा कि जनता के जो मुख्य मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई है, बेरोजगारी है, या फिर ऐसे अनेक जो किसानों की एमएसपी की बात है, C2 प्लस 50% का अभी इनका वादा बाकी पड़ा हुआ है, ऐसे अनेक सारे मुद्दे जो संसद में चर्चा करने के लिए नहीं मिलते हैं, वो हम सड़क पर जाएंगे। हम लोग सड़क पर पहले ही 2-2.5 सालों से ये चल रहे, हमारे मोर्चे धरने चल रहे, लेकिन ये जैसे हिंदी में कहावत है ना कि भैंस के आगे बीन बजाना और भैंस खड़ी पगुराए, तो ये उस तरह का मामला है कि कितनी बीन बजाएं इस सरकार को असर नहीं होता है। इसलिए श्री राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि हम जनता के बीच जाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। और भारत जोड़ो इसलिए भी, ये अहम बात मैं अभी बताने जा रहा हूं कि अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए जब ये जातिवाद को आगे लाते हैं, जातिवाद के जहर को फैलाते हैं और जातिवाद के जहर को फैला करके हमारा जो लोकतंत्र है उसको खतरा पहुंचाते हैं, तो निश्चित रूप से हमें ये भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ रही है, जिससे हम चाहते हैं कि नफरत नहीं, प्यार से भारत जोड़ा जाए। ठीक है। संबित पात्रा जी, चरण सिंह जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी की इस यात्रा से आप डर गए, आपको डर लग रहा है 2024 के लिए जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है उससे आपकी सरकार खतरे में पड़ जाएगी। नहीं, कोई बात नहीं। अब क्या कहेंगे चरण सापरा जी, यही सब कहना पड़ेगा। अब जो असलियत है वो बता तो सकते नहीं है, वो बेचारे दिल के अंदर रखना पड़ता है और घुटना पड़ता है। देखिए 2014 से यही सब डायलॉग जो है और इसी प्रकार की इवेंट कांग्रेस पार्टी करती रही है। ऐसा नहीं है देश डूब गया, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो गई है, अब ये लोकतंत्र कैसे पुनर्जीवित करना है, उसके लिए हमें कुछ करना होगा। तो कभी हल्ला बोल, कभी धीरे बोल, कभी थोड़ा थोड़ा बोल, कभी खाट यात्रा, कभी 2 लड़कों की यात्रा, कभी भारत जोड़ो यात्रा, ये सब इवेंट करते रहती है। और बार बार राहुल गांधी को किस प्रकार से लॉन्च करना है, किस प्रकार से राहुल गांधी आगे बढ़े, इसकी चेष्टा करती रहती है और करना भी चाहिए। और देखिए ये आज कोई चरण सिंह सापरा जी खुश हैं ऐसा विषय नहीं, आज हम लोग भी खुश हैं। अच्छी बात है, देश के विपक्ष में अगर जान फूकती है और देश का विपक्ष कुछ सजीव होता है तो ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा है। और देखिए हो सकता है कि 99% कांग्रेसी चाहते हो कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, 100% भाजपाई चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनाए। मगर अभी ठीक कहा चरण सिंह सापरा जी ने, भैंस के आगे बीन बजाओ। ये सारे कांग्रेसी मिलकर के बीन बजा रहे हैं, राहुल जी बन जाओ, राहुल जी बन जाओ, मगर मतलब राहुल है कि मानता नहीं, वो बन ही नहीं रहे हैं अध्यक्ष। क्या करें, हम सबकी तमन्ना है कि कम से कम इतनी दुआ है हमारी कि राहुल गांधी जी 150 दिन भारत में टिकें, इस यात्रा को पूर्ण करें, क्योंकि आज तक के रिकॉर्ड में 150 डेज वो लगातार इंडिया में रहे नहीं है, और इसको पूरा करें और उसके बाद वो अध्यक्ष भी बने, क्योंकि इससे कुछ उनकी साख में बढ़ोतरी होगी और हो सकता है उसके बाद वो अध्यक्ष बन जाए, तो ये एक लोकतंत्र की अच्छी खबर होगी। दूसरा विषय है, वैसे भी राहुल जी को भारत का भ्रमण करना चाहिए, क्योंकि राहुल जी ने अपने भाषण में कहा था कि भारत कोई देश थोड़ी है, इंडिया इज नॉट अ नेशन, इंडिया इज अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ स्टेट, ये यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ये राष्ट्र नहीं है, ये नेशन नहीं है। तो जब ये आज हिंदुस्तान में घूमेंगे, पहली बार घूमेंगे, और बहुत कुछ हिंदुस्तान में देखना है उनको अभी कि किस प्रकार की हमारी संस्कृति होती है, क्या हमारा सभ्यता होता है, किस प्रकार हिंदुस्तान के एक राज्य दूसरे राज्य के साथ अपने शेयर्ड कल्चर के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है, ये सब राहुल गांधी जानेंगे तो उनका कहीं ना कहीं इजाफा नॉलेज में होगा। और अंतिम बात विवेक जी मैं कहूंगा, ये चरण सिंह सापरा जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए भी अच्छा है। अभी 4 दिन पहले जयवीर शेरगिल हमारे मित्र पहले आते थे डिबेट में, चरण सिंह सापरा जी के मित्र, वो क्या कह रहे थे, 2 साल से मैं टाइम मांग रहा हूं, राहुल जी टाइम ही नहीं दे रहे हैं। हो सकता है ये जो पदयात्रा करेंगे तो 10-20 जो कार्यकर्ता इनके बच गए हैं, अब उनसे हो सकता है वो दर्शन कर ले राहुल जी के, हो सकता है उनमें से एक आध की बात भी हो जाए, तो कुछ कांग्रेस पार्टी जो है उसमें भी जुड़ाव आ जाएगा। वरना अभी जो कांग्रेस बिखर रही है वो अभी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। चरण सिंह जी, कांग्रेस बिखर रही है, कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, संबित जी का कहना है। और भी कई पार्टियां सवाल उठाती है। थोड़ी देर पहले रामदास अठावले का बयान भी हमने सुनवाया, वो भी कह रहे हैं कि फिलहाल राहुल जी को कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, भारत तो जुड़ा हुआ है। देखिए, ये कोई मन की बात यात्रा नहीं है, ये जनता की चिंता वाली यात्रा है।
इसमें हमने जनता के मुद्दे लिए हैं कि आज जनता जो है, जो दृश्य बना हुआ है, जो जनता देख रही है कि उनका बुरा हाल है, बदहाली आई हुई है, जेब रोज लूटी जा रही है, फिर वो चाहे पेट्रोल डीजल के माध्यम से लूटी जा रही हो या फिर एलपीजी सीएनजी पीएनजी के माध्यम से या खाने के तेल के माध्यम से या और जीवन आवश्यक वस्तुओं जो महंगी हुई है उनके माध्यम से। तो ये विषय जो है ये कांग्रेस पार्टी लेकर के चल रही है, इनको कहीं ना कहीं चुभ रहा है। वो चाहे रामदास अठावले हैं, चाहे कोई और प्रवक्ता हैं या सभी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस देश के नैरेटिव को जो है इस पर लाना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना संगठन जो है पहले वो अपना जोड़ ले। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी जो है 136 वर्ष का इतिहास है, ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, एक फैक्ट्री है जिसमें कार्यकर्ता का निर्माण होता है, जिसमें नेता का निर्माण होता है। बहुत से कार्यकर्ता आते हैं, नेता बनते हैं और हर नेता को यह सिखाया जाता है कि आपको देश का निर्माण करना है, अच्छी बातें सिखाई जाती है, उसमें से कई लोग छोड़ के भी चले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने यह दौर बहुत देखा, हमने 77-78 में भी देखा, 88 में भी देखा, 98-99 में भी देखा है और हर समय कांग्रेस पार्टी उससे उठ करके बाहर आई। आपको मैं 2004 का सिलसिला बताना चाहूंगा। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, जिस तरह से 2004 के चुनाव का एक कैंपेन तैयार किया था बीजेपी ने शाइनिंग इंडिया को लेकर के, और अटल बिहारी वाजपेयी तो नरेंद्र मोदी जी से भी बड़ा व्यक्तित्व था उनका, लेकिन उस समय किसी को यह नहीं पता था कि जनता त्रस्त है। जनता ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, 145 सीटें जीत करके आए, एक यूपीए बना और यूपीए के नए नेता, नया चेहरा, जो आज भारतीय जनता पार्टी इस देश का नैरेटिव चेहरे पे ले जाना चाहती है। लेकिन 2004 में कांग्रेस के पास में भी चेहरा नहीं था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह आए और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश को कामयाबी से 10 साल तक चलाया। ऐसे समय में भी चलाया जब वर्ल्ड में रिसेशन थी, तब भी इस देश की इकोनॉमी को उन्होंने संभाला, उभारा, आगे बढ़ाया और डॉक्टर मनमोहन सिंह की पॉलिसीज को लेकर ही नरेंद्र मोदी आगे चले हैं। तो ये तमाम सारी बातें जो ये कहते हैं कि चेहरे पर चर्चा करना चाहते हैं या पार्टी पर चर्चा करना चाहते हैं, देखिए चेहरे उत्पन्न होते हैं और पार्टी जो है उसमें से अनेक लोग, आज अगर भारत का राजनीतिक जो देखेंगे आप तो उसके अंदर भी आपको कई ऐसे चेहरे दूसरी पार्टी में नजर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी में तो आज ज्यादा हैं जो कांग्रेस से वहां पर गए हैं, जिनको ये पहले जब कांग्रेस में था तब भ्रष्टाचारी कहते थे। हेमंता बिस्वा आज बड़ी स्टेटमेंट करते हैं, उनको ये पानी चोर कहते थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। सुवेंदु को ये कहते थे भाग सुवेंदु भाग, आज सुवेंदु जो है वो बीजेपी में चला गया तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो गया। नारायण राणे सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे इनकी भाषा में, अब वो नारायण राणे केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। यानी जो इनकी पार्टी में भ्रष्टाचारी विपक्ष का नेता चला जाता है वो वॉशिंग मशीन में कमल डिटर्जेंट से धुल करके पाक साफ हो जाता है। तो ये जनता देख रही है किस तरह से इन्होंने अलग अलग राज्यों की सत्ता गिराई है। विपक्ष में मतलब भ्रष्टाचारी नेता है चरण सिंह जी, ये कह रहे हैं आप। ये जो नारा निकला है विपक्ष का भ्रष्टाचारी नेता बीजेपी में जाता है, यानी विपक्ष में है तो ये 50 खोके इनके पास आते कहां से हैं? ये क्या चेक देकर के विधायकों को खरीद रहे हैं? तो इनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास में इतना पैसा आया कहां से है? कहां है ईडी, सीबीआई, ये तमाम सारी एजेंसियां? तो आप इसलिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। एक भी नेता के ऊपर कोई रेड नहीं होती है और खाली विपक्ष के ऊपर रेड हो रही है। ठीक है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है संबित पात्रा जी, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। ईडी, सीबीआई और बाकी आईटी एजेंसियों का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा हो रही है। महंगाई चरम पर है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा हो रही है। तो भारत जोड़ो यात्रा से आपको क्या एतराज है संबित जी? विवेक जी, कहाँ एतराज है? हमें तो कोई एतराज नहीं है। वैसे जो कांग्रेस पार्टी का दर्द वो छलक के आ गया। अभी ये कह रहे हैं ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के कारण हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। देखिए, ये जो नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 करोड़ के गबन के केस में माँ बेटे दोनों एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 हैं और दोनों बेल पे बाहर हैं। इस विषय में तो सुप्रीम कोर्ट तक गई थी कांग्रेस पार्टी, इनके दिग्गज वकील गए थे सुप्रीम कोर्ट तक कि हमारे को ट्रायल से आप मुक्ति दो, आप इस पूरे केस को क्वैश कर दो, इस केस का कोई औचित्य नहीं है, ये फर्जी केस है, इसे समाप्त कर दो। मगर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे विषय को सुना और कहा कि नहीं, यू विल हैव टू फेस द ट्रायल, क्योंकि इस पूरे विषय में मेरिट नजर आता है प्रथम दृष्टिया, प्राइमा फेसी, तो आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। तो विवेक जी, ये कोई राजा रानी थोड़ी है, अभी कोई विक्टोरिया और प्रिंस चार्ल्स थोड़ी है इंडिया में, जो आपके ऊपर ईडी और सीबीआई के रेड नहीं होंगे और आपके ऊपर केसेस और ट्रायल नहीं होंगे क्योंकि आप गांधी परिवार के वंशज हैं।
आज रॉबर्ट वाड्रा ने भी अपना यहाँ पोस्टर जारी किया है कि मैं भी इस यात्रा में भाग लूंगा, मैं भी और प्रियंका वाड्रा जी भी और राहुल गांधी जी, उन तीनों के फोटो के साथ उन्होंने अपने पोस्टर जारी किए हैं। ये क्या चल रहा है विवेक जी? ये परिवार बचाओ आंदोलन चल रहा है। किस प्रकार से एक परिवार जिसको लगता था कि ये हमारी एंटाइटलमेंट है हिंदुस्तान के सत्ता पर काबिज रहना, आज जब उस परिवार को भ्रष्टाचार के कारण घेरा गया है, उनसे पूछताछ हो रही है, तो अपनी साख बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। देखिए रिकॉर्ड क्या कहता है, कौन चुनाव हारा कौन चुनाव जीता, ये अभी बता रहे थे जनता सिखा देगी। जनता तो जनार्दन है। आप बताइए 2014 से 2022 के बीच देश में 50 चुनाव हुए, 2 लोकसभा के चुनाव हुए, दोनों लोकसभा के चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया, दोनों हार गए आप। 50 चुनावों में से 39 चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई। फिर अच्छी बात है, कोई हर पार्टी चाहेगा अपने नेता को पुनः लॉन्च करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक चरण सापरा जी, ये फिर से आपको चाहिए कि आप राहुल गांधी जी को पुनः लॉन्च करिए, मगर मुझे लगता है रॉकेट में फ्यूल खत्म हो गया है। अब रॉकेट को धक्का मार के आप एटमॉस्फेयर से बाहर तो नहीं भेज सकते हैं, ये कोई साइकिल वाइकिल तो है नहीं। अब बताइए प्रधानमंत्री बनना कोई साइकिल का खेल तो है नहीं, तो इसलिए आपको अगर लगता है कि फिर से रिलॉन्च करना है तो करिए, मगर जोखिम भरा है। देख लीजिए बाकी आपकी। संबित जी, विपक्ष का यह भी आरोप है कि आपने अपीजमेंट की राजनीति की, आपने धर्म की राजनीति की, इसलिए ज्यादा चुनाव में आपको कामयाबी मिली, और इसी भ्रम को तोड़ने के लिए, इसी अपीजमेंट की राजनीति को तोड़ने के लिए कांग्रेस को यात्रा करनी पड़ रही है। कौन से अपीजमेंट की राजनीति की? आज कांग्रेस पार्टी कह रही है भव्य राम मंदिर बना करके भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपीजमेंट की राजनीति कर रही है, और वो कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान का चरित्र नहीं है। मैं तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता, हमें गर्व है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और देखिए एक खून का कतरा नहीं बहा और सभी सौहार्द के साथ देश में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात है आर्टिकल 370 को हटाना। उसके लिए जिस प्रकार के इनके बयान आ रहे हैं कि अनुच्छेद 370 नहीं हटना था, और जब पार्लियामेंट पे इस पे डिस्कशन करने के लिए आदरणीय अमित शाह खड़े हुए थे, तो उस समय याद करिए किस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी ने कहा था, क्या आपने पाकिस्तान से बात कर ली, क्योंकि ये तो बायलैटरल अफेयर है, आप तो अपने मन से अनुच्छेद 370 हटा नहीं सकते हैं, इसमें पाकिस्तान का भी परमिशन चाहिए। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी इन सब विषयों को अपीजमेंट की कैटेगरी में रखती है। हम इसको अपीजमेंट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, हम इसको न्याय की कैटेगरी में रखते हैं। मंदिर बनना ये देश के प्रति न्याय है, देश की संस्कृति के प्रति न्याय है। ट्रिपल तलाक हटना ये देश के महिलाओं के प्रति न्याय है, वरना ये कांग्रेस पार्टी थी जो शाहबानों के केस में अपीजमेंट किया था, तुष्टिकरण की थी और एक महिला के साथ अन्याय किया था। शाहबानों से शायरा बानों तक, तुष्टिकरण से न्याय तक का सफर है, और ठीक उसी प्रकार अनुच्छेद 370 नहीं हटा करके अपीजमेंट की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही थी। आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। ठीक है, राहुल गांधी जी यात्रा करेंगे, मैं तो कह रहा हूं राहुल गांधी जी इस यात्रा में टिक जाएं, मतलब मुझे को लगता है कि इस यात्रा के रूट में बैंकॉक, इटली इत्यादि नहीं है, मुझे लगता है हिंदुस्तान की ही यात्रा होनी चाहिए। अब टिक जाए यही बहुत बड़ी बात है, हम तो इसके लिए बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं। चरण सापरा जी मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मेरा तो मानना है कि राहुल जी टिक जाए, चरण सापरा जैसे व्यक्तियों से वो मिले, अपने कार्यकर्ताओं को कम से कम दर्शन दे, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत आवश्यक है। वरना देखिए मैं तो लिस्ट लेके आया हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुष्मिता देव, जयवीर शेरगिल, गुलाम नबी आजाद, कुलदीप बिश्नोई, अश्विनी कुमार, कपिल सिब्बल, सुनील जाखड़, हेमंत बिश्व शर्मा, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, न जाने और कितने सारे नेता, सब छोड़ के एक एक करके चले गए कांग्रेस पार्टी को। मुझे लगता है थोड़े ये यात्रा के समय इनके घरों को भी जाए राहुल गांधी और पता लगाए कि क्या कारण रहा जो ये सब छोड़ के गए हैं। सब लोग बताएंगे कि क्या कारण रहा। जी ठीक है संबित पात्रा जी, आपके सवाल का जवाब मैं चरणजीत सिंह से लूंगा, लेकिन अभी चलते हैं। राहुल गांधी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं लोगों को, सीधे उनकी रैली में आपको लिए चलते हैं। We can see here the Indian flag fluttering in the wind, and all of us look up to this flag and salute this flag. நமக்கு முன்னால் காற்றிலே அசைந்தாடுகின்ற மூவர்ண கொடியாகிய நம் தேசிய கொடியை பார்க்கிறோம். இந்த கொடியை பார்க்கின்ற போதெல்லாம்
அதனுடைய மாட்சிமைக்காகவும் மகத்துவதற்காகவும் அதை வணங்கி வாழ்த்த வேண்டும் என்று மனமாற விரும்புகிறோம். Some people, they look at the flag and they see three colors. भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकल चुके हैं, लोगों से बातचीत करें। चरणजीत सिंह, आप जवाब देना चाहेंगे? संबित पात्रा जो सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे कि ऐसा आखिर कांग्रेस के अंदर क्या है कि हर बड़ा नेता, बहुत दूर नहीं जाते हैं, गुलाम नबी आजाद ने भी हाल में ही छोड़िए, जयवीर शेरगिल की भी बात कर रहे हैं संबित जी, तो क्या ऐसी मजबूरी है कि हर बड़े नेता को आखिर कांग्रेस से किनारा करना पड़ता है और निकलते के साथ कहते हैं कि भाई कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है ही नहीं, आप वहां बड़े नेताओं से बात नहीं कर सकते, उन तक पहुंच नहीं सकते? देखिए, जब कांग्रेस के कई नेताओं की महत्वाकांक्षा बढ़ जाए और उन्हें यह लगे कि हम विपक्ष में हैं और यहां पर बहुत कुछ ज्यादा प्राप्ति नहीं हो सकती है, तो वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। लोकतंत्र में उनको ये सारी इजाजत है, वो अपने निर्णय ले सकते हैं। दूसरी बात, जो संबित पात्रा जी के पूरे इतना बड़ा वक्तव्य अभी चला है, उसमें उन्होंने ना तो नारायण राणे के ऊपर जवाब दिया, ना हेमंता बिस्वा के ऊपर जवाब दिया, ना शुभेंदु अधिकारी, ना किसी और ऐसे व्यक्ति के बारे में उन्होंने खुलासा किया जो कमल डिटर्जेंट से धुल करके आज बीजेपी के अंदर है। इन्होंने ये भी चर्चा नहीं की। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि कर्नाटका के अंदर जो 40% जो कॉन्ट्रैक्टर को कमीशन देनी पड़ रही है, और वो कॉन्ट्रैक्टर देश के प्रधानमंत्री को लिखते हैं कि हमें 40% कमीशन जो है ये वारा नहीं खाती है, परवड़ती नहीं है, और वो उतनी कंप्लेन प्रधानमंत्री को लिखने के बाद भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। यानी कमीशन खोरी की सरकार कर्नाटका में वो चलेगा। येडुरप्पा के ऊपर कितने ही भ्रष्टाचार के आरोप हो, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वो चलेगा। रेड्डी ब्रदर्स जो है उनके ऊपर भ्रष्टाचार के चार्ज हो, वो मंत्री बन जाए कर्नाटका में, वो इनको चलेगा। आज जो महाविकास आघाड़ी सरकार इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर बनाई है, जो एकनाथ शिंदे ग्रुप के साथ में करीबन 15 या 16 एमएलए ऐसे हैं जिनको ईडी के नोटिस गए हैं, अब वो सारे ईडी के नोटिस थम गए हैं। तो ये इस तरह से दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो केंद्र की एजेंसियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम संगठन बन चुके हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी वो अपने तरीके से चलाना चाहती है। तो एक विपक्ष के अंदर एक भय का माहौल बना करके रखना चाहते हैं, और पूरे देश के अंदर जितने भी राजनीतिज्ञ हैं उनके अंदर ये भय का माहौल बना के रखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में या तो शामिल हो जाओ, या उसके साथ में अलायंस कर लो, या फिर आपके ऊपर ईडी, सीबीआई, आईटी इस तरह से रेड होगी। तो ये जो देश के अंदर भय का माहौल बना है, जो जातिवाद के जरिए से नफरत का माहौल बना है, इन तमाम सारी बातों को लेकर के जब हम गली गली गांव से गुजरेंगे, जब श्री राहुल गांधी वो गांव के लोगों से, पंचायत के लोगों से चर्चा करेंगे, उनकी और भी समस्या सुनेंगे, तो वो समस्याएं सुनकर के उसका निवारण किस तरह से करना है, ये शक्ति राहुल गांधी जी को देश की जनता से प्राप्त होगी। लेकिन एक बात स्पष्ट नहीं हो पाई, ये ईडी से बचाव यात्रा है, महंगाई से बचाव यात्रा है, बेरोजगारी भगाओ यात्रा है, ये यात्रा मतलब भारत जोड़ो यात्रा कैसे हुई? फिर इसमें आपने ईडी भी शामिल कर दी, सीबीआई भी ले आए, महंगाई भी ले आए, बेरोजगारी भी ले आए, और आपने धर्म के आधार पर राजनीति भी इसमें शामिल की। देता हूं जी, मैंने ये जितने सारे मुद्दे विवेक जी आपको बताए, ये सारे मुद्दे देश के लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान रचा है, उस संविधान को तोड़ मरोड़ करने का प्रयास इन्होंने किया है। जब महात्मा गांधी जी का लोकतंत्र जब कमजोर होगा तो इस तरह के काम होंगे, और हम नहीं चाहते हैं कि ये लोकतंत्र और भी कमजोर हो। हम नहीं चाहते कि इस देश के अंदर इस तरह से डर का माहौल हो। हम नहीं चाहते कि इस देश के अंदर नफरत का माहौल हो। हम नहीं चाहते कि जो महात्मा गांधी ने कहा है कि सर्वधर्म समभाव, वो सर्वधर्म समभाव की भावना जो है वो देश के अंदर बरकरार रहनी चाहिए। ये उसके अंदर ध्रुवीकरण को ला करके, शामिल करके उस माहौल को खराब करना चाहते हैं। जो अनेकता में एकता की बात होती है, वो अनेकता में एकता की बात को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आज जिस तरह से पूरे देश की सरकार चल रही है, जिस तरह से शाह और तानाशाह इस देश को चलाना चाह रहे हैं, ये शाह और तानाशाह की तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र खतरे में आ रहा है। ये देश का इसमें नुकसान हो सकता है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा का सोच हुई, और भारत जोड़ो यात्रा की आज शुरुआत हुई। आप देखेंगे कि ये 150 दिन के बाद में ये भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सब प्रवक्ता
किस तरह से बौखलाएंगे। ये आज ही बौखलाए हुए हैं, जिस तरह से इनके कुछ प्रवक्ताओं के स्टेटमेंट आए हैं वो बौखलाए हुए स्टेटमेंट है। आने वाले दिनों में इनकी बौखलाहट बढ़ेगी। ठीक है जी, मैं जवाब ले लेता हूं। संबित जी, देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं आप लोग? ये डायलॉग तो इतनी बार बोल दिया गया है, मुझे समझ में नहीं। ये लोकतंत्र की हत्या हो गई। हर दिन बोलते हैं आज लोकतंत्र की हत्या हो गई। हम कोई भी चुनाव जीतते हैं तो बोलते हैं फिर लोकतंत्र की हत्या हो गई। ये लोकतंत्र हर दिन हत्या हो रही है, फिर हर दिन जीवित हो रही है, फिर शाम को फिर उसकी हत्या हो जा रही है। ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। ये अगर लोकतंत्र की हत्या हो गई होती तो ये राहुल गांधी कैसे यात्रा करते? लोकतंत्र की हत्या हो गई होती तो ये चरण सिंह सापरा जी टीवी में डिबेट कैसे कर रहे होते? लोकतंत्र की हत्या हो गई होती तो सुबह से शाम तक मोदी जी ऐसे, मोदी जी ऐसे, मोदी जी तानाशाह, मोदी जी हिटलर, ये सब कैसे बोल रहे होते? 24 घंटे तो ये मोदी जी को 24 घंटे तो ये मोदी जी को गाली दे रहे हैं। ऊपर से देखो बीच में बोल रहे हैं मुझे रोक के तो दिखाओ, ये भी करके दिखाओ, फिर बोल रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई। अभी देखिए रामलीला मैदान में क्या था, मैंने कहा ये भी रोक रैली किया था, झूठ बोल रैली। अरे मैं तो बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए शांति से। अभी कुछ रामलीला मैदान में झूठ बोलो रैली किया था, बीच में उसमें इन्होंने बोला कि जुडिशियरी जो है, मीडिया जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, ये सब बिकी हुई है। आप बताओ, देश के जुडिशियरी को बिका हुआ बताने वाला ये देश का पहला नेता है। क्यों बताया बिका हुआ? क्योंकि जुडिशियरी ने कहा नहीं भैया आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। 5,000 करोड़ रुपए का गबन किया है तो बेल की प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। तो फिर जुडिशरी बिकी हुई हो गई। इलेक्शन कमीशन क्यों बिका हुआ है? क्योंकि ये 50 में से 39 इलेक्शन हार गए तो इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है। मीडिया बिकी हुई है, मतलब आप बाकी सारे मीडिया वाले बिके हुए हैं। देखिए नाच न जाने आंगन टेढ़ा इनके साथ। देखिए आज बताइए, कांग्रेस पार्टी के अंदर अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है तो ये क्या मोदी जी और अमित शाह जी का काम है कि कांग्रेस के अध्यक्ष की नियुक्ति करें? ये मोदी जी बुलाएंगे, आओ रे शशि थरूर आओ, तुम भी आओ आज, हेलो कपिल सिब्बल तुम भी आओ, बाकी सारे नेता तुम लोग आओ, आज मैं अध्यक्ष का चयन। ये क्या मोदी जी का काम है? क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा है इनका अध्यक्ष का निर्णय? हमने इनके लोकतंत्र की हत्या की है। राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाना है बनाइए, चरण सिंह सापरा जी बनना चाहते हैं, उदित राज जी को अध्यक्ष बनाना है बनाइए, शशि थरूर जी बनना चाहते हैं बनाए, जिसको बनाना है बनाइए। क्यों नहीं बन पा रहा है? आपके पार्टी के अंदर, आपके घर में लोकतंत्र की हत्या किसने की? किसने की बता दीजिए मुझे। हमने किया है क्या? संबित जी, लेकिन जैसे कि चरण सिंह कह रहे थे अभी कि आप लोग बौखलाए हुए हैं राहुल जी की इस यात्रा से। आपके नेता कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा करनी तो पाकिस्तान से करें, 47 में भारत टूटा था। इस तरह के बयान की दरकार है, आवश्यकता है, क्या लगता है? देखिए ये तो हमेशा से कहते हैं कि हम लोग राहुल गांधी से डरते हैं। पहले तो डिसाइड कर दे हम डरा रहे हैं या हम डरते हैं। ये अभी कह रहे थे कि हम सबको डरा रहे हैं और फिर अभी कह रहे हैं कि हम बहुत डरते हैं राहुल गांधी से। अब बताइए राहुल गांधी डरने की चीज है नहीं है ये मुझे नहीं पता, आप खुद निर्णय ले लीजिए। हम डरते होंगे कि आपको क्या? अरे मजे ही लेते हैं विवेक जी, बड़े दिनों बाद तो फिर मजा आ रहा है। कितने दिन से गायब थे राहुल गांधी बताइए? सब लोग हम लोग सोच रहे थे, हमारी भी प्रवक्ताओं की मीटिंग होती है, हम भी राहुल गांधी को मिस कर रहे थे। हम लोग कहाँ चले गए राहुल गांधी? मजा ही नहीं आ रहा आजकल डिबेट में। राहुल गांधी आ गए हैं, अब सब मजे लेने के लिए बैठ गए। टीवी में देखिए आप, सबके खिले हुए चेहरे, सबके मुस्कुराते हुए चेहरे। हम तो राहुल गांधी को बेस्ट ऑफ लक भी कहते हैं और राहुल गांधी एक एसेट है, ये मैं बिल्कुल अच्छे नियत से बोल रहा हूं। और चरण जी लेट मत करिए, राहुल गांधी जी को यथाशीघ्र अध्यक्ष बनाइए, अच्छी बात होगी। क्यों नहीं अध्यक्ष बना रहे हैं? हम लोग सब खुश होंगे इससे। ठीक है चरण सिंह जी, बहुत सारी यात्राएं हो रही हैं। संबित जी के सवाल का भी आप जवाब दे दीजिएगा। एक आप पहले जवाब दीजिए, फिर मैं आपसे सवाल ले लूंगा। चरण सिंह जी। नहीं, इन्होंने कहा कि जुडिशरी को राहुल जी ने कहा कि बिकी हुई है। मैं इनको करेक्ट करना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने यह जरूर कहा कि जुडिशरी जो है वो ऐसा दिखता है कि तनाव में काम करती है, इलेक्शन कमीशन तनाव में काम करती है। और वो क्यों कहा? क्योंकि आपको भी याद होगा कि 4 जो जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, क्या वो उन्होंने इकट्ठे आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली थी? क्या कहा था उन्होंने? अब वो सारी बात मैं कहूंगा तो आपकी पोल खुल जाएगी। और इसीलिए ये भारत जोड़ो यात्रा है, भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने के लिए ये सारी यात्रा जो है निकली है। आप देखिए कि एक एक दिन किस तरह से परतें खुलेंगी, किस तरह से जनता के बीच में जाके हम जनता की अदालत। आप हमको पार्लियामेंट के अंदर तो हमारी आवाज दबा सकते हो और कहीं भी हमारी आवाज दबा सकते हो, लेकिन जब हम जनता से डायरेक्ट संवाद करेंगे
तब आप हमारी आवाज नहीं दबा सकते। इसीलिए ये भारत जोड़ो यात्रा है, और ये भारत जोड़ो यात्रा जो है आपके अहंकार को खत्म करेगी, आपके अहम को खत्म करेगी। संबित जी। विवेक भाई, मुझे तो आश्चर्य हुआ, राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो जुडिशियरी है ये दो उद्योगपतियों के दबाव में काम करती है। आप बताइए, ये जुडिशरी, हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट उद्योगपतियों के दबाव में काम करती है? ये उद्योगपति उनकी सैलरी देते हैं जजेस की? ये किस प्रकार का स्टेटमेंट था राहुल गांधी का? नंबर एक। नंबर दो, आप कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अरे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बाद में आपने उनको बिका हुआ बताया। आपने बताया ये तो राम मंदिर में इस प्रकार का जजमेंट दिया, ये तो बिके हुए हैं, यहां तक बिके हुए शब्द का भी प्रयोग कर दिया। आपने तो उनको भी नहीं छोड़ा, हमने तो उनके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। तीसरी बात, और आपने एक बड़ा विषय, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट संवाद कर, कोई बात नहीं, सुन लीजिए साहब। आपने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी जो है वो डायरेक्ट संवाद करेगी लोगों के साथ। अब बताइए, यात्रा समाप्त होने वाली है कांग्रेस पार्टी की और राजनीतिक यात्रा, और आप कह रहे हैं कि अब डायरेक्ट संवाद करेंगे। अरे शुरू से थोड़ा बहुत संवाद कर लिया होता तो आज ये नौबत नहीं होता। अब जाके जब चिड़िया चुग गई खेत तो बोल रहे हैं कि हम जाके अब डायरेक्ट संवाद करेंगे। राजनीति में अगर जनता के साथ, जनता तो छोड़िए, आपके कार्यकर्ताओं के साथ आपके नेता का संवाद नहीं है, ये संवाद की कमी, नेतृत्व की कमी, नीति की कमी, नियत की कमी, संगठन की कमी। उत्तर प्रदेश आपका सबसे बड़ा गढ़ होता था कभी कांग्रेस पार्टी का। आज देखिए उत्तर प्रदेश में 2 विधायक हैं, 2 विधायक, और सारा समर्थन लेकर एक सांसद आपको उत्तर प्रदेश से मिला है। और आज विवेक भाई, मैं कहना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी को जोड़ो यात्रा करना था तो अमेठी में जाके यात्रा करना था। पूर्वजों की धाती है इनकी अमेठी। और देखिए हमारी स्मृति ईरानी बहन गई और उन्होंने किस प्रकार से चित्कार फटकार करके एकदम चारों खाने चित्त करके उनको हराया है राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी, अपने पूर्वजों की धाती को तो कम से कम बचाने की कोशिश कीजिए। वहां तो जाके कम से कम अमेठी में एक बार आप संवाद करिए कि क्या कारण रहा कि आपके परिवार को वहां से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद आप पूरे भारत को जानिएगा। पहले जहां से आप जन्म हुए राजनीतिक रूप से, वहां का तो पता लगाइए कि क्या कारण रहा। चरण सिंह जी। इस यात्रा के दौरान सब पता चल जाएगा। और अगर आप उत्तर प्रदेश की बात, हमको हमारी सीटें गिनाते हैं, तो आप भी जरा जान लीजिए कि केरला में क्या आपका औचित्य है। केरला में आप कहां पर खड़े हैं, तमिलनाडु में आप कहां पर खड़े हैं, तो वहां पर भी आप शून्य में हैं। तो ये जो तमाम सारी कैलकुलेशन है ना, आप 2 राज्य गिनाओगे, मैं 2 राज्य गिनाऊंगा, इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि कुल मिलाकर के देश के अंदर जो माहौल है, उस माहौल को देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी को, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है ना, ये तो नहीं छीन लोगे आप। हमको लगा कि देश के अंदर जो माहौल है वो दबाव तंत्र का माहौल चल रहा है। यहां पर सत्ता बल, धन बल और बाहुबल के जरिए से राज्यों की सरकारें गिराई जा रही हैं, विधायकों को खरीदा जा रहा है, पहले भी खरीदा जा रहा था। अभी तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश तो अभी की बात है, इससे पहले भी आपने अरुणाचल प्रदेश, गोवा में और उत्तराखंड में क्या किया है, और आज भी झारखंड में आप वही प्रयास कर रहे थे। मुझे भारतीय जनता पार्टी के सब नेता और संबित पात्रा ये बताएं कि ये 50 खोखे सब कुछ ओके, ये आपके लोग नारे लगा रहे महाराष्ट्र में, तो ये 50 खोखे आपके पास आते कहां से हैं? क्या आप चेक से विधायक खरीद रहे हो क्या? तो चेक पेमेंट कहां से आती है? ये काला पैसा जो है ये कहां से आपके पास आ रहा है? आपने तो कह दिया था कि स्विस बैंक में हम आएंगे सत्ता में, तो स्विस बैंक का सारा काला पैसा हम ले आएंगे, लोगों के अकाउंटों में आ जाएगा वो पैसा। 15-15 लाख रुपए देने की बात की थी, तो फिर स्विस बैंक में तो काला पैसा और भी बढ़ गया है। नोटबंदी में आपने कहा कि काला पैसा जो है वो सारा खत्म हो जाएगा, लेकिन बाद में आरबीआई कहती है कि नोटबंदी में 100% के करीब पैसा जो है वापस आ गया है। और आज मार्केट के अंदर कितना काला पैसा घूम रहा है, इसके आंकड़े भी आरबीआई ने दिए हैं। तो ये जो जिस तरह से आपने देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का प्रयास किया है, अर्थव्यवस्था डगमगाई है। आज रुपया जो है वो डॉलर की तुलना में 80 तक पहुंच गया है। आप पहले कहते थे कि गरिमा गिरती है, तो क्या अब देश की गरिमा या प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं गिर रही है? आपने अर्थव्यवस्था को तार तार कर दिया है। ठीक है चरण सिंह जी, रिपीट हो रहा है, अब वही एलिगेशन बार बार आ रहा है। आज गरीब जो है वो गरीब हो रहा है, अमीर और भी अमीर हो रहा है। नहीं, वही एलिगेशन बार बार आ रहा है। मैं संबित जी से एक जवाब ले लूं, फिर एक छोटा सवाल आपके लिए। संबित पात्रा जी,
देखिए, बहुत लंबा बोलने की आवश्यकता नहीं है विवेक भाई। आप याद करिए, जो हिंदुस्तान का सफर है फ्रेजाइल 5 देश से आज 5th बेस्ट इकोनॉमी का हुआ है। कहाँ तो आप याद करिए, कांग्रेस के समय हम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में थे, 5 विश्व के सबसे खराब इकोनॉमी में थे। आज हम विश्व के 5 सबसे मजबूत इकोनॉमी में हैं। और देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का विषय है, वो तो वैक्सीनेशन के ऊपर भी मजाक उड़ा रही थी कि 40 वर्षों तक हम कोरोना की वैक्सीन लगा नहीं पाएंगे। हिंदुस्तान में ये सक्षमता ही नहीं है, भारतवर्ष क्षमतावान देश ही नहीं है कि हम अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन कर पाएंगे। आज देखिए किस प्रकार से 220 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन भी लग गया है। तो स्वाभाविक है, कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष को एक सशक्त देश कभी मानी नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, इन विषयों का भी मजाक उड़ाती रही है, इस पर भी सबूत मांगती रही है। पाकिस्तान में राजदूत भेज करके, मणिशंकर अय्यर को भेज करके मोदी को हटाना होगा, बीजेपी की सरकार को गिराना होगा, इस प्रकार के वचन भी कांग्रेस पार्टी ने बोले हैं। मैं इस पर अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने बार बार कहा है, बिल्कुल अधिकार है राहुल गांधी जी का कि वो इस प्रकार से पदयात्रा करें, और हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी पदयात्रा करें और तुरंत उसके बाद उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए कांग्रेस पार्टी का। एक बार चरण सिंह सापरा से पूछ लिया जाए कि वो अध्यक्ष बनाएंगे क्या, इस यात्रा के बीच में बनाएंगे या यात्रा के बीच के बाद। राहुल जी को अध्यक्ष कब बनाएंगे, ये हमारी डिमांड है कि आप राहुल जी को ऐसे नहीं छोड़ सकते केवल सड़क पे यात्रा करने के लिए। इतना मेहनत करेंगे राहुल गांधी। सापरा जी, छोटा सांसद, मेरे पास समय सीमा बहुत लिमिटेड है। ठीक है संबित जी, ठीक है संबित जी, एक छोटा सा जवाब कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर। चरण सिंह जी, छोटा संक्षेप में। देखिए, मुझे लगता है कि संबित पात्रा जी को लोकतंत्र का बहुत ज्ञान है, लेकिन यहां पर बुद्धिहीनता का वो प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। इनको पता है कि कांग्रेस पार्टी जो है, हमारा एक आंतरिक प्रक्रिया जो चुनाव की है वो पूरी हो चुकी है। पीसीसी डीसीसी मेंबर बन चुके हैं, हमने तारीखें अनाउंस कर दी। ठीक है, देखिए वो कह रहे हैं आंतरिक प्रक्रिया है, आंतरिक प्रक्रिया के हवाले से कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। लेकिन देखने वाली ये बात होगी, ये अध्यक्ष पद का चुनाव कब तक होता है और अध्यक्ष पद का ऐलान कब तक होता है। लेकिन 2024 के लिए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष को कितना बल मिलता है, कांग्रेस को कितना बल मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिबेट के लिए अपना समय देने के लिए। बरेली की जामा मस्जिद में ब्लास्ट की धमकी वाला खत मिला है। खत में जुमे के दिन बम ब्लास्ट की धमकी दी गई है। यह खत मस्जिद की दीवार पर चिपकाया गया था। खत में लिखा है, मस्जिद के इमाम खुर्शीद आलम को ना निकाला तो किसी भी जुमे को बम रखा जाएगा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है मामले में और जांच भी शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में सेना का एक्शन जारी है। अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना ने 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। सेना ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है। यह मुठभेड़ से थोड़ी देर पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही सेना को जानकारी मिली, सेना ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया और 2 आतंकियों को मार गिराया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।